गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज नंबर अपनी 7 कंप्लीट हो चुकी है। 7 और 6 त्रिकोणमिति रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट है। आज इसी से संबंधित एक प्रश्नावली की अपन चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक सी चीजें हैं उसमें और कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे। प्रश्नावली का जो नाम है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। प्रश्नावली नंबर 8, प्रश्नावली नंबर 8 नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ओके। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई एवं इस प्रश्नावली की अपन चर्चा करेंगे। इस प्रश्नावली में कुछ बेसिक सी चीजें हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले अपन चर्चा करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में दृष्टिप्रास क्या होता है। दृष्टिप्रास, दृष्टिप्रास को आप लाइन ऑफ साइट बोल सकते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में ये क्षैतिज है, क्षैतिज धरातल है और यहाँ पर कोई प्रेक्षक है। प्रेक्षण लेने वाला व्यक्ति प्रेक्षक होता है। प्रेक्षक जानते हो ना, परीक्षण लेने वाला व्यक्ति, जिसकी इस प्रेक्षक की आंख यहाँ पर है और यहाँ पर मान लो कोई वस्तु है P मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है। तो प्रेक्षक द्वारा किसी वस्तु को देखने की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक सीधी तरीके से देखने की दूरी, उसको अपन दृष्टिप्रास कहेंगे। क्या कहेंगे? दृष्टिप्रास। ये दृष्टिप्रास कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये दृष्टिप्रास की डेफिनेशन है। ये दृष्टिप्रास हो गया, आप किसी यहाँ से वस्तु को देखने की जो क्षमता है वो दृष्टिप्रास हो गई। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब बात करते हैं, इसमें दो कोण आते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। एंगल ऑफ इलेवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसकी बात करेंगे हम। तो पहला है अपने पास में एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है, उसको अपन बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। इसको उनतास भी बोलते हैं, उनतास कोण। इंग्लिश में इसको एंगल ऑफ इलेवेशन बोला जाता है, एंगल ऑफ इलेवेशन। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देवे, एंगल ऑफ इलेवेशन या उन्नयन कोण क्या होता है। मान लीजिए आपके पास में ये क्षैतिज धरातल है, क्षैतिज धरातल, और यहाँ से आप अपनी आंख द्वारा, मान लो आपकी आंख यहाँ पर है और आंख द्वारा आप यहाँ पर किसी वस्तु को देख रहे हैं। यहाँ पर मान लो कोई वस्तु है और ये जो चीज हो गई आपकी, यहाँ से आंख द्वारा वस्तु को देखने की जो दूरी है उसको आप दृष्टिप्रास, आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना। तो यहाँ से देखो दृष्टिप्रास, तो आंख द्वारा किसी प्रेक्षक द्वारा किसी वस्तु को देखने पर क्षैतिज के साथ में जो कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ में जो कोण बनता है, इसको एंगल ऑफ इलेवेशन बोला जाता है। इसका जो नाम है उन्नयन कोण। क्या नाम है इसका? उन्नयन कोण। हाँ ना, बोलो, है ना, ये उन्नयन कोण है। क्या है? उन्नयन कोण। दो चीजें हुई है यहाँ पर, एक तो दृष्टिप्रास, लाइन ऑफ साइट, क्षैतिज धरातल के साथ में किसी वस्तु को देखने की दूरी दृष्टिप्रास कहलाएगी। उन्नयन कोण, उनतास कोण, एंगल ऑफ इलेवेशन इज क्या होता है? किसी प्रेक्षक द्वारा किसी वस्तु को देखने पर दृष्टिप्रास और क्षैतिज धरातल के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। समझ में आया ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन दोनों को देख लो। एक कोण और है, इसकी भी चर्चा करेंगे। 1 सेकंड का समय है आपके पास में, 30 सेकंड का समय है, एक से बढ़ के देख लो। ओके, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आई है। आप चाहो तो इसको वो XP बोल, या आप चाहो तो इसे ये P है, ये X है, ये P है और O है मान लो,
तो आप चाहो तो OXP, कोण OXP उन्नयन कोण है। यहाँ पर क्या है? उन्नयन कोण। बच्चों यहाँ पर एक कमेंट है, कुछ टिप्पणी है, उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। उन्नयन कोण को वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी बोलते हैं। वस्तु की कोणीय ऊंचाई, उन्नयन कोण को वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। ध्यान रखिए, ये उन्नयन कोण होता है। वापस बता रहा हूँ, उन्नयन कोण क्या होता है? दृष्टिप्रास की अपन ने बात करी थी, लाइन ऑफ साइट। आंख द्वारा किसी वस्तु को देखने की जो क्षेत्र दूरी है उसको दृष्टिप्रास बोलेंगे। और क्षैतिज के साथ में उन्नयन कोण जो होता है वो क्षैतिज के साथ में किसी आंख द्वारा वस्तु को देखने पर धरातल के साथ में जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। यहाँ पर OXP कोण जो है उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण को वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसकी बात करेंगे अपन। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हुआ था? आंख नीचे थी, वस्तु ऊपर थी। अब उल्टा करो एक बार, आंख को ऊपर कर दो। अब मान लो कोई वस्तु धरातल नीचे की तरफ है तो आंख यहाँ पर है, मनुष्य की या प्रेक्षक की आंख यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो दृष्टिप्रास होगी, दृष्टिप्रास। और यहाँ पर मान लो P वस्तु है, P वस्तु है, तो ये यहाँ पर धरातल के साथ में जो कोण क्षैतिज धरातल, ये क्षैतिज धरातल बोल सकते हो आप, क्षैतिज धरातल। तो परिभाषा क्या होगी? यदि मान लो कोई वस्तु, मनुष्य की आंख या किसी प्रेक्षक की आंख ऊपर की तरफ है तो आंख द्वारा, या वस्तु नीचे की तरफ है तो आंख द्वारा वस्तु को देखने पर क्षैतिज के साथ में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हो तो ये जो एंगल यहाँ पर बनता है, थीटा बोल दो, चाहे तो θ1 बोल दो, θ1, तो ये एंगल जो होंगे परस्पर एकांतर कोण होंगे। कौन से कोण होंगे? एकांतर कोण। ये 9th क्लास में आपके आ चुका है, तो एक बार इसे भी नोट कर लीजिए। बहुत आसान प्रश्नावली है, मजा आने वाला है अपन को इस प्रश्नावली में बहुत ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है, चर्चा करेंगे, बहुत डीपली चर्चा करेंगे। कंपटीशन में भी बहुत काम में आने वाली प्रश्नावली है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स की। ध्यान देवे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसको करने, सवाल को करने का क्या तरीका है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ज्यादातर जो क्वेश्चन इसमें होगा वो शब्दों में होगा, मतलब वैल्यू दी जाएगी लेकिन वो पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी जिसकी मान के लिए आपको पूछी जाएगी। लेकिन आपको शब्दों में दिया जाता है तो उसकी एक आकृति, आपको समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होता है। समकोण त्रिभुज का निर्माण होने के पश्चात त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से उसे साइन कोस टेन कोसेक सेक में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन हल होता है, उसके बाद में क्वेश्चन हल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 की अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखें और उसका डायग्राम भी हम बनाएंगे। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, बच्चों यहाँ पर उन्नयन कोण आधार के तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि है बिंदु स्तंभ के आधार से 10 मीटर। बच्चों स्तंभ का आधार, मान लो ये स्तंभ का आधार, यहाँ स्तंभ का आधार ये है, और स्तंभ का जो आधार है वो आपके पास में, स्तंभ के आधार की जो दूरी है वो 10√3 है, 10√3 है। तो स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और इस स्तंभ के आधार के साथ में यहाँ थीटा 60 डिग्री बना रहा है। थीटा कितना बना रहा है? 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत आसान।
ABC, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। बच्चों अपन को स्तंभ की ऊंचाई पूछी है। स्तंभ की मैं कुछ यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीजें बता देता हूँ जिसमें आपको रूट 1 रूट 2 का मान पता रहे। रूट 1 की वैल्यू होती है 1, रूट 2 होता है 1.414, रूट 3 होता है यहाँ पर 1.732, रूट 4 होता है 2। ओके, तो ये वैल्यूज भी बहुत काम में आने वाली है अपने, ध्यान रखना। यहाँ पर आपके पास में आधार की जो दूरी है आपको दे रखी है वो 10√3 दे रखी है, और आपको स्तंभ की ऊंचाई पूछी है, स्तंभ की हाइट पूछी, तो स्तंभ की हाइट को मैं h मान लेता हूँ, h मीटर मान लो, h मीटर मान लो। अपन ने समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया। समकोण त्रिभुज का निर्माण होने के बाद में इसको त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करो। आपके पास में दो चॉइस है, आप चाहो तो आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो tan थीटा, तो आपको tan थीटा आपको देगा लंब बटे आधार। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो tan थीटा tan 60 डिग्री, थीटा कितना है यहाँ 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर यहाँ पर h है, आधार की वैल्यू tan√3 है, tan 60 आपको √3 प्रोवाइड करवाएगा, यहाँ h अपॉन tan√3 है, ये यहाँ पर डिवाइड में इधर आती है मल्टीप्लाई में, तो tan√3 मल्टीप्लाई 3 √3, तो यहाँ आपके पास में मान आ जाएगा tan√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, h की वैल्यू 30 मीटर, ये वैल्यू 30 मीटर आएगी बच्चों। स्तंभ की ऊंचाई कितनी है बच्चों 30 मीटर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कहा है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अनुमान कोण। वाह, आपको पुल दिया गया है और जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 50 मीटर, 50 मीटर दे रखी है, किसी नाव का अनुमान कोण, तो निश्चित रूप से ये कोण जो बनेगा वो यहाँ पर बना है। अवनमन कोण दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री। नाव की पुल से 37 दूरी ज्ञात कीजिए, नाव की पुल से 37 दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये अक्ष हो गया, ये O बोल दो आप, इसको A बोल दो, ये B हो गया। आपको ये 37 दूरी चाहिए, 37 धरातल ये है, 37 धरातल। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपके पास में अवनमन कोण अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, निश्चित रूप से होगा एकांतर कोण, और ये आपके पास में 90 डिग्री, 90 डिग्री। 37 धरातल को आप यहाँ से अक्ष मान लो, अक्ष मीटर। ओके, क्योंकि ये आपको ज्ञात करनी है, अज्ञात राशि है ना, तो अज्ञात राशि आप मान सकते हो। जैसे कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी तो उसको h मान लिया था हाइट के रूप में, यहाँ पर अपन ने x मीटर मान लिया। ओके, बहुत आसान है, आप बस प्रयास करना, एक बार घर जाकर के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चंस अगर इस प्रश्नावली में अगर आपको समझ में नहीं आए तो 2-3 बार समझने की कोशिश करना, उसके डायग्राम तक पहुंचना कि कहना क्या चाह रहा है, डायग्राम तक पहुंच गए तो निश्चित रूप से आप हल कर सकते हो। आगे देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये 30 डिग्री हुआ, एंगल है ना, एकांतर कोण है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसको x कोण XOA इक्वल्स टू OAB, कोण OAB निश्चित रूप से एकांतर कोण। कौन से कोण? एकांतर कोण। ओके, माना 37 धरातल की दूरी, 37 धरातल की लंबाई अक्ष मीटर है, अक्ष मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको 50 मीटर दे रखी है, नाव से पुल की ऊंचाई दे रखी है ये। ओके, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं त्रिभुज ABO में, ABO में वही आपके पास में अगर ये 30 है तो इसके हिसाब से निकाल दे, तो यहाँ पर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा लंब क्या है आपके पास में OB बटे आधार क्या है AB, तो tan थीटा आपको दे रहा है यहाँ पर OB
बटे AB। टेन थीटा क्या देगा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू OB की जो वैल्यू है आपके पास में 50 मीटर और AB आपने माना है x। ओके ओके, टेन 30 हाँ 1/√3, 1/√3, तो ये 1/√3 इक्वल्स टू 50/x। तो ये आपके पास में x की जो वैल्यू आई वो आई 50√3, 50√3। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपको √3 का मान बताया 1.732, तो यहाँ पर आपको मान रखना होगा 50 गुना 1.732। अगर यहाँ तक छोड़ते हो तब भी सही है, आगे मल्टीप्लाई करवा करके आंसर निकालते हो तब भी सही है, गलत नहीं है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 समझ रहे हैं बच्चों। प्रश्नावली नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर 3 समझा रहा हूँ बोर्ड पर, ध्यान दो ध्यान दो। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई, वाह, आपको कहा है कि 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर का एक लड़का है, लड़के की लंबाई कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर की छाया की लंबाई। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ खड़ा होऊंगा तो आधार तल पर उसकी छाया की जो लंबाई है, मेरी जो छाया की लंबाई है वो आधार नीचे की तरफ वो 1 मीटर बनी। कितनी बनी, 1 मीटर की है क्या, हाँ 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ओके 1 मीटर। और यहाँ पर ये जो कोण दिया है, वैल्यू नहीं दी है कोण की कि ये 30 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री, यहाँ पर केवल थीटा दिया है, यहाँ पर केवल थीटा मानेंगे अपन। ABC ये पहला डायग्राम बना है, इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ये एग्जांपल नंबर 3 की फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में इसको देखो कैसे कैटेगराइज किया है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार की छाया की लंबाई उसी समय दे रखी है। छाया की लंबाई आधार नीचे की तरफ कितनी दी है, 5 मीटर। कितनी दी है, 5 मीटर छाया की लंबाई है। 5 मीटर छाया की लंबाई है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टाइम पर आप इसमें आपको h ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है h, पूरे क्वेश्चन में h फाइंड आउट करना है। ओके, और इसके साथ में जो कोण बन रहा है वो भी थीटा। कितना बन रहा है, थीटा। दोनों को संभालते हैं, देखो करते हैं। यहाँ पर कोण थीटा, थीटा वाली सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, निश्चित रूप से टेन थीटा। टेन थीटा को काम में लेते हैं। ट्राइंगल ABC में, ये मान लो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, त्रिभुज ABC में आपने लिखा टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। टेन थीटा इक्वल्स टू AB की वैल्यू 1.5, BC की वैल्यू 1, तो टेन थीटा यहाँ से निकल करके आएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। यहाँ पर केवल अपन ने वैल्यू पुट करी है, उसके बेस पर अपन ने मान निकाल दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थीटा वाले थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, टेन थीटा इक्वल्स टू, ये आपको मान लो PQR है, यहाँ पर PQR, तो यहाँ पर टेन थीटा PQ लंब बटे आधार RQ या QR, तो टेन थीटा इक्वल्स टू PQ H आधार 5, तो H बटे 5, इसको आप समीकरण 1 बोल सकते थे। तो समीकरण 1 से ये समीकरण 2, समीकरण 1 से टेन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो टेन थीटा की वैल्यू 1.5 इक्वल्स टू h बटे 5, तो h आपके पास में यहाँ से निकल के आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। ओके बच्चों, ये आंसर है यहाँ पे आंसर। तो आपके पास में मीनार की ऊंचाई जो निकल के आई है वो 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। देख लीजिए एग्जांपल नंबर 4 भी बहुत आसान है। आपको ये कहा है
कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू बना है। बच्चों ध्यान से सुनो प्रश्न को और प्रश्न को समझने की कोशिश करो और इसे डायग्राम में कन्वर्ट करो। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P व Q स्थित है। बच्चों यहाँ पर मान लेता हूं मैं दो बिंदु पर, यहाँ पर P और दूसरा बिंदु Q मान लेता हूं। इस पर स्थित है P और Q एक रेखा में है, यहाँ पर एक रेखा में है, जिनकी लंबाई यहाँ पर आपको 100 मीटर दी गई है। इस नदी के बीच में एक टापू बना है जिस पर एक वृक्ष है जिसकी आपको लंबाई माननी है, उसको आप h मान सकते हो, h मीटर मान सकते हो। और आपको ये पास में दिया है कि चोटी का उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, ए का ये तो 30 डिग्री है, और यहाँ पर इधर दिया है कोण जो दिया है यहाँ पर 45 डिग्री दिया है। बीच में यहाँ पर दूरी आपको O मान लेना है, इसका मध्य बिंदु O है। बच्चों क्या मैंने डायग्राम आपको बना करके दिखाया, आपके समझ में आया? ओके, आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमें बोल सकते हो आप, हम आपको वापस से समझा सकते हैं। यहाँ से आपको देखो 100 मीटर चौड़ी आपको नदी दी गई है जिसके बिंदु P और Q पर दो कोण बने हुए, क्रम से P पर 30 डिग्री, Q पर 45 डिग्री। इस नदी के टापू के बीच में एक टापू बना है जिस पर एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई आपको h मीटर आपको मानी है, ये अपन को ज्ञात करनी है। और यहाँ पर ये 30 डिग्री और 45 डिग्री को एंगल बने हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दिया गया है PQ इक्वल्स टू 100 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा नहीं। आपको PQ दिया गया है 100 मीटर, कितना दिया है 100 मीटर। तो PQ को मैं बोल सकता हूँ PQ इक्वल्स टू PO प्लस OQ, PO प्लस OQ है ना। 100 मीटर है तो वो PO और OQ का योग के इक्वल आएगी। और आपके पास में आपने माना वृक्ष की ऊंचाई h मीटर है, तो आप एक बार tan थीटा से निकालो, tan थीटा से एंगल का कंपैरिजन करो, तो करते हैं। tan थीटा आपको देगा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल मान लो, आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो, ट्राइंगल APO में, तो ट्राइंगल आपके पास में है, यहाँ पर ये देगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। तो यहाँ से आपके पास में मान निकलेगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब आपके पास में h है, आधार जो बना OP। ध्यान रखो बच्चों, APO की बात कर रहा हूँ, तो APO में आधार OP बनेगा, क्या बनेगा OP। ओके स्टूडेंट्स, tan 30 आपको 1/√3 प्रोवाइड करवाएगा, ये h अपॉन OP। तो OP की जो वैल्यू आई है आपके पास में √3h, कितनी आई है √3h। कुछ बच्चे बहुत शैतान होते हैं, वो √3h को ऐसे लिखते हैं, √3 और कोष्टक में अंडररूट में h लिख देते हैं, ये गलत है बच्चों। यहाँ पर जो h है वो √3 के बाहर है, √3 के बाहर है, तो ध्यान रखिए रूट में नहीं लिखे। आप इसको इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोल सकते हो, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ओके, सेकंड सिचुएशन आपके पास में ट्राइंगल जो है आपके पास में ट्राइंगल AOQ में आप देखोगे तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास में AP या मान लो लंब बटे आधार, तो tan थीटा आपको देगा परपेंडिकुलर AO अपॉन OQ। तो tan थीटा कितना है 45 डिग्री, AOQ में थीटा 45 डिग्री। AO की जो वैल्यू है आपके पास में h मीटर है, OQ का मान OQ है क्योंकि OQ अपन को दिया नहीं गया है। tan 45 आपको 1 प्रोवाइड करवाएगा h अपॉन OQ, तो OQ का जो मान आएगा आपके पास में h मीटर, कितना आएगा, हाँ ना बोलो, है ना। तो आपके पास में इक्वेशन थर्ड हो गई। इक्वेशन 2 समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों यहाँ पर PQ की वैल्यू कितनी है, समीकरण 1 आपके पास में PQ इक्वल्स टू OP प्लस OQ है, OP प्लस OQ। तो PQ की वैल्यू कितनी है 100,
ओपी की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों आपने, √3h। ओक्यू का मान कितना निकाला, h, है ना। तो इस सिचुएशन को आगे हल करते हैं। 100 इक्वल्स टू √3h प्लस h, तो h कॉमन आएगा, अंदर √3 प्लस 1 बचेगा और इधर 100, तो h की वैल्यू चाहिए आपको 100 अपॉन √3 प्लस h, 3 प्लस 1। तो आप यहाँ पर रेशनलाइज कर दीजिए, इसका परमीकरण कर दीजिए। तो h इक्वल्स टू आपके पास में 100 ऊपर √3 माइनस 1, यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1, h इक्वल्स टू 100 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 50 देगा, h इक्वल्स टू 50 √3 माइनस 1। बच्चों √3 का मान भी आपके पास में है, तो 50 मल्टीप्लाई 1.732 माइनस 1, यहाँ से आपके पास में मान बनेगा 50 मल्टीप्लाई 0.732। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में मीटर में आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको कहा है एग्जांपल नंबर 5 में, एक कार सीधी सड़क पर चल रही है। बच्चों मान लो ये सड़क है, ये सड़क है और कार चल रही है, कार चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। बच्चों इधर से चल रही है, यहाँ पर बिंदु इसको बोला है D और इसको बोला है B। तो यहाँ पर एक कार चल रही है जो एक मीनार की तरफ जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 500 मीटर की दूरी पर बच्चों यहाँ से कार चली। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर कार विराम अवस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0। लेकिन ये कार चल रही है 500 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी हो गई। तो इस मीनार तक पहुंचने के बाद में कार के ड्राइवर ने, जो कार चला रहा था, उसने मीनार की ऊंचाई से यहाँ पर कार के साथ में जो कोण पाया वो 30 डिग्री पाया। कितना पाया, 30 डिग्री। हाँ ना, बोलो है ना। आगे देखो, 30 सेकंड 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। 10 सेकंड बाद में तो यहाँ पर अगर एंगल बन जाएगा ना इस स्थिति में, वो 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री। 10 सेकंड कितना बोला, 10 सेकंड तक, हाँ। बाद में यहाँ तक 30 डिग्री हुआ, 10 सेकंड पश्चात यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन गया। आपको कहा क्या है प्रश्न में, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। कार की चाल ज्ञात कीजिए। मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ वैल्यू। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार की जो लंबाई दे रखी है, यहाँ पर दूरी दे रखी है, मीनार से प्रारंभ से लेकर के मीनार तक वो 500 मीटर है। यहाँ तक पहुंचने के बाद में कार के ड्राइवर ने यहाँ पर 30 डिग्री एंगल पाया, उसके बाद में 60 डिग्री हो गया। आपको ये पूछा है इसमें कि कार की चाल बताइए, कार की चाल बताइए। यहाँ से यहाँ तक की मान लेता हूँ कार की चाल, प्रारंभिक चाल x मीटर है। कितनी है, x मीटर। उसके बाद बच्चों अगर ये x मीटर है और ये पूरी 500 मीटर है, तो ये कितनी होगी, कितनी होगी। अगर ये 500 मीटर है, ये x है, ये कितनी होगी, 500 माइनस x कितनी होगी, इसमें से कुछ कम हो जाएगी, वो आ जाएगी 500 माइनस x। ठीक है। और यहाँ पर ये मान लो मीनार की ऊंचाई AB आपको दी है, h मीटर मान लो इसको, मीनार की ऊंचाई को मान लो h मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 5 का डायग्राम है, चित्र है। अपन ने प्रश्न से डायग्राम बनाया है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बढ़ते हैं। आपको कहा है BD इक्वल्स टू आपको दिया है 500 मीटर। जो आपको गिवन है वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। BD इक्वल्स टू 500 मीटर, CD की वैल्यू आपने x मीटर मानी है, तो निश्चित रूप से BC की जो वैल्यू निकल के आई वो आपके पास में 500 माइनस x मीटर निकल के आई। 500 माइनस x मीटर निकल के आई। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। ट्राइंगल त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपने ले लिया। त्रिभुज ABC आपको tan थीटा के रूप में अगर आपने देखा, tan थीटा के कंपैरिजन से, तो आपके पास में निकल के आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो tan थीटा आपको देगा AB बटे BD, AB बटे BD। बच्चों AB बटे पूरी भुजा BD, क्योंकि अपन ABD निकाल रहे हैं। त्रिभुज ट्राइंगल ABD लिया है, सॉरी ABD लिया है, पूरा ट्राइंगल लिया है। तो ABD में आपके पास में tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BD। तो tan थीटा आपको देगा 30 डिग्री। AB आपके पास में h मीटर है, BD की वैल्यू 500 मीटर। तो tan थीटा आपको 1/√3 देगा। ये h अपॉन 500 मीटर है,
तो यहाँ से आपके पास में √3h इक्वल्स टू 500, तो h की जो वैल्यू आएगी आपके पास में 500 अपॉन √3, 500 अपॉन √3, इधर पक्षांतर करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, कोई नहीं है ना, ओके कोई समस्या नहीं है। इसे आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो ट्रायंगल है अपने पास में त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, तो ये tan थीटा इक्वल्स टू AB बटे BC, AB बटे BC, AB बटे BC, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB की वैल्यू h है, BC की वैल्यू 500 माइनस x है, tan 60 आपको √3 देगा और ये h अपॉन 500 माइनस x, और यहाँ से आपके पास में h की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 500 माइनस x √3, 500 माइनस x √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, ये इक्वेशन 2 हो गई बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट से आप इक्वेशन सेकंड में मान रख दो h का मान रखते हैं, तो बच्चों h का मान रखने पर आपके पास में ये मान बन जाएगा 500 अपॉन √3 इक्वल्स टू ये हो गया 500 माइनस x मल्टीप्लाई √3, तो ये बन जाएगा आपके पास में 500 इक्वल्स टू 500 माइनस x मल्टीप्लाई 3, तो ये √3 इधर चला गया है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 हो गया, तो ये आपके पास में मान बनेगा 500 इक्वल्स टू 1500 माइनस 3x, इधर आने के बाद में कितना देगा ये माइनस के 1000 इक्वल्स टू माइनस के 3x, तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो आएगी 1000 बटे 3, 1000 बटे 3। बच्चों ये x का मान आया है, आपको कहा क्या है, आपको ये कहा है कि 10 सेकंड में कार्ड द्वारा तय की गई दूरी तो ये इतनी आएगी। आगे आपको कहा है कि अगर ये तो 10 सेकंड की पूछी है बच्चों, 10 सेकंड में अपने पास में आ गई है, और आप चाहो तो इसे मिनट में भी लिख सकते हो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 60 मल्टीप्लाई 10 इसे डिवाइड कर देना, तो आपके पास में निकल करके आ जाएगी मीटर में। x इक्वल्स टू बच्चों जानते हो ना, मीटर में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर 10 सेकंड का ऑलरेडी अपन ने निकाल रखा है, तो उससे भी मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में 6 हो गया, 3 दूनी 6 आ गया, और ये आपके पास में 2000 मीटर बन गया, 2000 मीटर। तो x इक्वल्स टू 2000 मीटर को आप 2 किलोमीटर लिख सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर आपको 1000 मीटर देता है, 1 किलोमीटर आपको क्या देगा 1000 मीटर, तो ये 1000 मीटर से 2 किलोमीटर आंसर आ गया, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ओके, आंसर मिनट में निकाला ना, मिनट में निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपको 10 सेकंड के लिए पूछा है तो आप 1000 बटे 3 लिख सकते थे, 1000 बटे 3, वो भी आंसर सही था, लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया 60 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। ठीक है बच्चों, ये आंसर था इस प्रश्न का जो कि अपन ने कर दिया है। किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक रेखा पर स्थित दो बिंदु C व D, आधार पे दो बिंदु C व D है बच्चों, C व D मैंने बना दिए हैं। मीनार के आधार से A व B दूरी पर स्थित दो बिंदु के आधार पर देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, ये लो भाई, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ पर उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, तो सिर्फ कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है, ये लो बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर अपने पास में मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो निश्चित रूप से ये 90 माइनस थीटा हो गया बच्चों। पूरक कोण वाली प्रश्नावली याद आ रही कि नहीं, आ रही है ना। और यहाँ पर मीनार की ऊंचाई को अपन h मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई यहाँ पर h मीटर हो गई, और इसको A व B, तो ये बिंदु B हो गया, इसको बोला है बिंदु D, बिंदु D, और ये बिंदु B, ये B है और ये बिंदु D है, और इस यहाँ तक की पूरी दूरी जो है वो A है, A मीटर है। C व B पर जो कोण बन रहे हैं यहाँ पर D और C एक दूसरे के पूरक कोण हैं, एक दूसरे के क्या है पूरक कोण हैं बच्चों, एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो एक दूसरे के पूरक कोण बन गए ये, तो एक दूसरे के पूरक कोण के लिए मैं क्या करता हूँ,
यहां से अपन निकालते हैं बच्चों, ध्यान देवे। यहां अपने पास में जो मान बनेगा वो बनेगा tan थीटा। हाँ, बहुत आसान है, करते हैं। ऑब्जर्व करो बच्चों, इसे एक बार देखो कि क्या कर सकते हैं हम इक्वेशन में। यहाँ पर अपने पास में थीटा है और इसको मैं बोल देता हूँ ए बी, इसको सी बोल देता हूँ, ए बोल देता हूँ, सॉरी, ऐसे काम हो जाएगा, कैपिटल ए। तो करते हैं, एक बार शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आपके पास में BC की जो वैल्यू दी है वो A मीटर है और PD की जो वैल्यू आपके पास में B मीटर है और मीनार की जो ऊंचाई AP है वो आपने H मीटर मान रखी है। और यहाँ पर अगर इसको हल करें तो हाँ हो सकता है, एक बार थोड़ा सा निकल के आ रहा है वो एक बार मैं बता देता हूँ। tan थीटा आपको देगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, तो ये आपके पास में h बटे आधार क्या होगा इसका, आप चाहो तो AB बटे BC लिख सकते हो, AB बटे BC। तो tan थीटा आपके पास में आया, AB की वैल्यू h और BC की वैल्यू a। समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। आगे इसे हल करते हैं ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में tan थीटा, बच्चों यहाँ पर थीटा कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD। तो यहाँ पर आपके पास में tan 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, cot थीटा। पूरा कौन से आया है ये, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा का है ना पूरा cot। ये h अपॉन b, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को मल्टीप्लाई करवा दो, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर आपके पास में मान बनेगा tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल्स टू h अपॉन a मल्टीप्लाई h अपॉन b। बच्चों tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा 1 कितना होता है ना tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। तो यहाँ पर अपन tan थीटा इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई cot थीटा का मान कितना बनेगा 1। तो ये 1 इक्वल्स टू यहाँ पर इसका मान बना h स्क्वायर AB, तो यहाँ बन जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू AB, ये कैंसिल हो गया रूट AB। तो h का जो मान आएगा, मीनार की ऊंचाई जो आएगी वो रूट AB। इति सिद्धम। ओके स्टूडेंट, बहुत आसान था, बस थोड़ी सी डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक्स थी तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अपन समझ गए, आसान है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और कोई समस्या है तो बताएं हमें। चैनल को आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।